सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 8 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहाँ पर 100 साल पूरा हो गया है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब ये मूवमेंट कहाँ से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। आइए इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, अगर इसके बैकग्राउंड को देखें तो ईवी रामासामी पेरियार के द्वारा तमिलनाडु में इसको 1925 में लॉन्च किया गया था। अब इसके तमिल नाम को देखें तो सुया मरियथाई यायकम इसका नाम है। अब इसे क्यों लाया गया था? तो सोशल जस्टिस और एंटी कास्ट मूवमेंट को लाने के लिए इस तरह से किया गया था, ताकि जो डोमिनेंस था ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी का, उसको हटाया जा सके। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, जिसमें कि इक्वलिटी और डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके सभी कास्ट के लिए। वहीं अगर रैशनलिज्म की बात करें तो सुपरस्टिशंस और रिलीजियस ढोंग के खिलाफ क्वेश्चन पूछना इसका मेन मकसद था। वहीं वुमेन एम्पावरमेंट भी इसका मेन मकसद में से एक था। इन्होंने सपोर्ट किया विडो मैरिज को, प्रॉपर्टी राइट को, अपोजिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज और साथ ही साथ डॉरी को भी अपोज किया गया। सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो इंटरकास्ट मैरिजेज को इनकरेज किया गया, विडो मैरिज को इनकरेज किया गया, साथ ही साथ सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेज को भी इनकरेज किया गया और बिना ब्राह्मण प्रिस्ट को इंक्लूड कराए हुए। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो यहाँ पर नॉन ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन को एडवोकेट किया गया एजुकेशन में, जॉब में और पॉलिटिक्स में भी। की फीचर्स की बात करें तो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज, जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के अंतर्गत 1929 में लाया गया। इसका काम ये था कि जो नॉन रिलीजियस मैरिजेज हैं उसको बिना प्रिस्ट या फिर रिचुअल्स के कराया जाए, जिसको कि लीगली रिकॉग्नाइज कर दिया गया तमिलनाडु में 1967 में डीएम के गवर्नमेंट के द्वारा। वहीं अगर लैंग्वेज और आइडेंटिटी के दृष्टिकोण से देखें तो ये तमिल कल्चरल प्राइड का जो एक मेन मकसद है वो उसको स्ट्रेंथन करता है। साथ ही साथ ये हिंदी को अपोज किया गया था इस मूवमेंट के द्वारा भी। अब अगर एंटी सुपरस्टिशंस कैंपेन की बात करें तो ये रैशनलिस्ट थॉट को प्रमोट करता हुआ दिखाई पड़ता है। सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास की बात की जा रही है। अब अगर द्रविडियन आइडियोलॉजी की बात करें तो ये फाउंडेशन रखता है लेटर द्रविडियन मूवमेंट का। आपको बता दें कि साउथ में यानी कि तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके और एआईडीएमके सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। अब अगर इसका इम्पैक्ट देखें सोसाइटी और पॉलिटिक्स में तो इसने सोशल कॉन्शियसनेस को रेज किया बैकवर्ड और ऑप्रेस्ड क्लास के लिए। वहीं इसने रिजर्वेशन पॉलिसीज को में कंट्रीब्यूट किया ताकि सोशल जस्टिस मेजर का ध्यान रखा जा सके तमिलनाडु में। वहीं इसने प्रमोट किया जेंडर इक्वलिटी को भी और तमिलनाडु को हेल्प किया इमर्ज होने में सोशल जस्टिस रिफॉर्म के एक पॉइनियर के रूप में। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है एम के स्टालिन, वहीं यहाँ के गवर्नर हैं आर एन रवि। 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना किया गया था। मुकुर्ती नेशनल पार्क यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्क है, क्योंकि ये एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यहाँ पर नीलगिरी तहर, जो कि आईयूसीएन के इंडेंजर्ड ग्रुप में रखा गया है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मुकुर्ती नेशनल पार्क फेमस है। साथ ही साथ एशियन एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर्स और माउंटेन ग्रासलैंड के लिए भी ये पार्क जाना जाता है। मुदुमलई की बात करें तो ये एलिफेंट्स का होम कहा जाता है, बिसन्स, डियर और यहाँ पर वैरायटी ऑफ बर्ड स्पीसीज पाए जाते हैं। वहीं अगर बूंदी नेशनल पार्क की बात करें तो ये चेन्नई में है और स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, जो कि ब्लैक बक, चीतल और जैकल्स के लिए जाना जाता है। वहीं गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें या फिर मराइन नेशनल पार्क भी इसको बोला जाता है, तो ये इंडिया का पहला मराइन बायोस्फीयर रिजर्व है। अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि 21 आइलैंड है और साथ ही साथ मरीन लाइफ स्टोरीज और मड फ्लैट भी यहाँ पर सिचुएटेड हैं। अब अगर इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इसका दूसरा नाम अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, जो कई बार आपके प्रतियोगी की परीक्षाओं में पूछा गया है। अब अगर बात करें, अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसको ईवी रामास्वामी पेरियार 1925 में लॉन्च किया गया था, जिसका एम था कि वो प्रमोट करे सोशल जस्टिस और रैशनलिज्म को, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। वहीं इस मूवमेंट ने इनकरेज किया इंटरकास्ट मैरिजेज को और इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेज बिना प्रिस्ट के इन्वॉल्वमेंट के, तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है। वहीं अगर द्रविडियन पॉलिटिकल मूवमेंट का आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन रखा इसने तमिलनाडु में, तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है। जो लीगल रिकॉग्निशन है सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेज का, वो कब दिया गया? तो के कामराज के गवर्नमेंट में दिया गया 1955 में, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। मैंने आपको साफ साफ बताया कि 1967 में डीएम के गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया गया था, यानी कि चौथा गलत हो जाएगा, तो 1, 2 और 3 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां पर आईसीजीईबी नई दिल्ली ने कमेमोरेट किया है पहला एनिवर्सरी ऑफ बायो ई3 पॉलिसी का। जब भी कोई पहला होगा, शतकीय होगा, तो यहाँ से सवाल हमेशा बनेगा।
अब आइए बायो ई3 पॉलिसी के बारे में भी पहले पूरे डिटेल में समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिकल सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके मॉडिफाई करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट्स को और टेक्नोलॉजीज को जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिट होता है। अब अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो ये बायोलॉजी से भी आता है, इंजीनियरिंग भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी आता है और अदर साइंसेज भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। जहाँ पर कि ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस और एनवायरमेंटल इशू से संबंधित यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाता है। अगर एंशिएंट प्रैक्टिसेस की बात करें तो जो ब्रेड बनाने की प्रक्रिया है वो भी बायोटेक्नोलॉजी था। वहीं आज अगर मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का ही फील्ड है। अब 6 सितंबर 2025 को इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, जिसका कि फुल फॉर्म हो गया ICGEB, नई दिल्ली ने सेलिब्रेट किया है पहला एनिवर्सरी बायो ई3 पॉलिसी का। अब ये इवेंट फोकस करता है इंडिया के बायोटेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को और साथ ही साथ सस्टेनेबल बायो इकोनॉमिक ग्रोथ को। अब अगर बायो ई3 के फुल फॉर्म की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है, जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब इसको लॉन्च किया गया था 2024 में ताकि भारत के बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन फ्रेमवर्क को मजबूती दिया जा सके। और इसका काम क्या है, तो इंडिया को ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का काम किया जा सके। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो ये इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है। टारगेट है 2030 तक $300 बिलियन तक इकोनॉमी को पहुंचाना, बायो इकोनॉमी को। वहीं अगर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के दृष्टिकोण से देखें तो ये प्रमोट करता है बायो बेस्ड फ्यूल्स को, बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव्स को और साथ ही साथ ग्रीन टेक्नोलॉजीज को। वहीं अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी आएगी, प्लांट बैठेंगे तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जैसे लाख्स ऑफ जॉब्स जनरेट होंगे बायोटेक, फार्मा, एग्रीकल्चर और बायो एनर्जी सेक्टर्स में। साथ ही साथ कोलैबोरेशन होगा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बीच में, इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स नए नए आएंगे। ग्लोबल लीडरशिप की बात करें तो इंडिया का पोजीशन एज अ बायोटेक इनोवेशन लीडर के रूप में उभरेगा। अगर इसको बात करें इसके सिग्निफिकेंस की तो इसको अलाइन किया गया है इंडिया के 2047 विजन तक। आप मालूम होना चाहिए कि 2047 में भारत 100 साल का अपना आज़ादी दिवस मनाएगा, जिसमें भारत सरकार ये चाहती है कि भारत डेवलप्ड नेशन में गिना जाए। वहीं ये सपोर्ट करेगा क्लाइमेट गोल्स को बायो बेस्ड सॉल्यूशन के थ्रू। वहीं इंकरेज करेगा स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को बायोटेक्नोलॉजी में। वहीं इंडिया को स्ट्रेंथन करेगा उसके रोल में बायोटेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी के अंतर्गत। तो अब अगर हम बात करें, आपने इसको ध्यान से सुना है तो इस क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिए, बायो ई3 पॉलिसी से संबंधित कौन सा सही है। तो बायोटेक्नोलॉजी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इसका फुल फॉर्म है। इसको लॉन्च किया गया था 2024 में। इस पॉलिसी का एम है कि भारत को $300 बिलियन तक पहुंचाया जाए इकोनॉमी 2030 तक। वहीं अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी ICGEB का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में नहीं है, ये आपका एक सेंटर है, जबकि ये आपको इसका हेडक्वार्टर नहीं है। इसका हेडक्वार्टर जो है ट्रिस्टी, इटली में सिचुएटेड है। यानी कि चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, आपके प्रीलिम्स पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर वन लाइनर में भी आपको इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। तो इस हिसाब से जो 1 2 3 है इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां पर इंडिया का पहला पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है VOC पोर्ट पर। पहले न्यूज़ को डिटेल में समझ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्वेश्चन को कैसे डील कीजिएगा। उससे भी पहले आपको पहले हाइड्रोजन के बारे में जान लेना चाहिए। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसे पहला नंबर दिया गया है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है इसको किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, यानी खोजा गया था, तो उनका नाम है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। अब अगर इसके आइसोटोप की बात करें, उससे भी पहले आइसोटोप बता दें कि आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, जिसको कि हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाम से जानते हैं। अगर प्रोटियम की बात करें तो इसके पास एक प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है अपने आप में। ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा गया है। वहीं अगर बात करें ड्यूटेरियम की तो इसको हम हेवी हाइड्रोजन के भी नाम से जाने जाते हैं, जिसके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। वहीं अगर ट्राइटियम की बात करें तो ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन पाया जाता है। वहीं अगर हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से देखें तो हाइड्रोजन को 3 तरह से जाना जाता है, उसके कलर के आधार पे या फिर प्रोडक्शन के आधार पे। दोनों नाम आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ग्रीन, ब्लू और ग्रे होता है, जिसमें से मुख्यतः आपको 2 पढ़ना है, ग्रे और ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन की बात करें तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल का यूज किया जाता है। तो फॉसिल फ्यूल तो अपने आप में क्या करता है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है।
लेकिन इसका यूज़ करके हम हाइड्रोजन को जब प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। वहीं अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से प्रोड्यूस किया जाता है। वहीं यहाँ पर जो पावर के टर्म में यूज़ करने वाला टेक्नोलॉजी है वो सोलर किया जाता है, विंड किया जाता है, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज़ से किया जाता है जहाँ पर पॉल्यूशन एमिशन 0 के बराबर होता है। इसीलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन का नाम दिया जाता है। अब आप इनको समझ गए हैं तो आइए समझते हैं इस न्यूज़ को। तो इंडिया ने लॉन्च किया है अपना पहला पोर्ट बेस्ड, पोर्ट यानी कि जहाँ पर शिप्स वगैरह खड़ा होती है, वहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट अभी शुरू किया गया है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, पायलट है। नहीं, उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल रहा तो सभी पोर्ट्स पे लागू कर दिया जाएगा। और कहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट चालू किया गया है? तो VO चिदम्बरनार पोर्ट, जिसको कि VOC पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये तमिलनाडु में है। ये एक लैंडमार्क स्टेप है और किसके अंतर्गत लिया गया है ये? तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत लिया गया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो ये 2023 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका टारगेट है 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी बढ़ाना भारत का 2030 तक। वहीं अगर अमृतकाल विजन की बात करें 2047 की, तो क्लीनर फ्यूल, एनर्जी इंडिपेंडेंस और नेट जीरो कमिटमेंट जो भारत ने किया है 2070 का, उसको पूरा करने का ये काम करता है। अब अगर बात करें तो इसका लोकेशन कहाँ है, तो टूटीकोट तमिलनाडु में है और ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना। अब इससे होगा क्या? तो जो ग्रीन हाइड्रोजन होगा वो शिपिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, पोर्ट ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, फर्टिलाइज़र, रिफाइनरीज़ और स्टील इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाएगा। अब अगर स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से देखें तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो पोर्ट्स को हब बनाया जाएगा शिपिंग और इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए, जो कि आइडियल हो जाएगा हाइड्रोजन के एडॉप्शन के लिए। एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हम फॉसिल्स फ्यूल्स पर डिपेंडेंट होते हैं पोर्ट्स और शिप्स के लिए। तो यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। डिकार्बोनाइजेशन की बात करें तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकलता है, उससे भी मदद मिलेगा भारत को। एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री की बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है, जब-जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी क्रिएट हो जाएगा। यानी कि ये बूस्ट करेगा नए जॉब्स को रिन्यूएबल एनर्जी और साथ ही साथ हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में। वहीं अगर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की नज़रिए से देखें तो ये सपोर्ट करता है इंडिया के विजन को कि वो ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्टर बन सके। अब आपको प्रीलिम बूस्टर अगर बता दें तो VOC पोर्ट इंडिया का 12 मेजर पोर्ट्स में से एक है, जो टूटीकोल तमिलनाडु में लोकेटेड है। किसके नाम पर है? तो VO चिदम्बरनार के नाम पर है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, जिनको कि तमिल में क्या कहा जाता था? कप्पा लोटिया तामीज हान के नाम से जाना जाता है, द तमिल हेम्समैन। अब अगर आपने न्यूज़ को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आइए इस क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिए। इंडिया पोर्ट फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो लॉन्च किया गया है VO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अलाइन करता है, साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। और VOC पोर्ट जो है ईस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है और फ्रीडम फाइटर के नाम पर है। तो ये बिल्कुल चारों के चारों यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर यूपीआई लिमिट को बढ़ा दिया गया है 5 लाख से ऊपर। किस कैटेगरी के लिए? तो कुछ मेजर कैटेगरी के लिए, यानी मर्चेंट कैटेगरी के लिए। पहले न्यूज़ को समझेंगे, उससे पहले यूपीआई के बारे में जान लेते हैं। तो यूपीआई अब 7 कंट्रीज़ में अवेलेबल है। यूएई, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस और भूटान में यूपीआई की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2016 में। और इसके मालिक की बात करें तो एनपीसीआई है, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वहीं अगर एनपीसीआई की बात करें तो एनपीसीआई जो है ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है रिटेल पेमेंट इंडिया में। वहीं अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 2008 में किया गया है। तो यूपीआई एनपीसीआई के अंतर्गत ही काम करता है। आइए न्यूज़ को समझते हैं, न्यूज़ क्या है। तो एनपीसीआई ने अनाउंस किया है कि अब वो यूपीआई लिमिट को इंक्रीज कर देगा, जो कि इफेक्टिव होगा 15 सितंबर 2025 से। अब इससे क्या होगा? तो हाई वैल्यू डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा यूपीआई सेक्टर में, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट पेमेंट्स के लिए। अब इनहेंस लिमिट क्या किया गया है? पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए किया गया है। अब पर ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख था, जो कि क्यूमुलेटिव डेली लिमिट को अब 10 लाख कर दिया गया है 24 घंटे के अंदर में। अब ये केवल अप्लाई है मर्चेंट्स के लिए ही, यानी कि जो मैंने आपको सेक्टर्स गिना दिए। एप्लीकेबल सेक्टर्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, साथ ही साथ जिम, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के लिए भी वैलिड है। 2-3 ऑप्शन वाला सवाल रहेगा तो जिम से आपसे सवाल बन सकता है। वहीं अगर बात करें तो ईएमआई कलेक्शन, क्रेडिट कार्ड बिल्स, ट्रैवल बुकिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकेगा। आपको बता दें कि जो पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन का लिमिट था 1 लाख रुपए, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वो 1 लाख रुपया प्रतिदिन ही रहेगा। अब अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद करेगा, साथ ही साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को भी बढ़ावा मिलेगा, लार्ज वैल्यू पेमेंट सीमलेसली ट्रांसफर करने के लिए। वहीं डिजिटल पेमेंट में ट्रस्ट आएगा, साथ ही साथ कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस सेक्टर को भी सपोर्ट मिलेगा। और ये किसके साथ अलाइन है? तो डिजिटल इंडिया के साथ अलाइन है, जो कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देता है।
अब अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यूपीआई दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल पेमेंट सिस्टम है, जो कि 13 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शन हर महीने कर रहा है 2025 में। वहीं अगर इसको बात करें तो ये इंडिया के पार्ट है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। यूपीआई को इंटरनेशनली अडॉप्ट किया गया है 7 देशों में, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए जो अर्लियर लिमिट था यहाँ पर समझ लीजिए 1 लाख था P2P के लिए और 2 लाख था P2M के लिए। अब जिसको कि 10 लाख कर दिया गया है कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज़ के लिए। तो अब आपने इस न्यूज़ को समझ लिया है तो आइए इस क्वेश्चन को करिए। तो अगर यूपीआई से संबंधित जो इंक्रीज़ हुआ है कौन-सी बातें सही हैं? तो 10 लाख क्यूमुलेटिव यूपीआई ट्रांज़ैक्शन 24 घंटा के अंदर होगा। पर्सन टू मर्चेंट के लिए कैटेगरी में कर दिया गया है, ये बिल्कुल सही जवाब है। वहीं जो पर ट्रांज़ैक्शन लिमिट था इस कैटेगरी में उसको 5 लाख कर दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। वहीं अगर पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांसफर है तो वो 5 लाख नहीं है, वो 1 लाख प्रतिदिन ही है। अगर नया एनहांस लिमिट जो होगा एप्लीकेबल होगा हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस में, यानी कि 1, 3 और 4, 1, 2 और 4 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर की ओर। तो अगले करंट अफेयर में जो भूटान के पीएम हैं, जिनका नाम है शेरिंग टोब्गे, वो इंडिया के विजिट पर है सितंबर 3 से लेके 6 तक। आइए क्या-क्या होने वाला है इंडिया और भूटान के बीच में, उसको भी जान लेते हैं। अब ये विजिट करेंगे राजगीर, नालंदा, साथ ही साथ बोधगया, अयोध्या और न्यू दिल्ली। अगर आप नालंदा, बोधगया और अयोध्या को देखेंगे तो ये कल्चरल टाइज़ को शो करता है इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप में। साथ ही साथ नालंदा और राजगीर में इन्होंने अटेंड किया कंसेक्रेशन सेरेमनी रॉयल भूटान टेम्पल का। अब आपको बता दें कि कंसेक्रेशन का मतलब होता है अभिषेक करना। अभिषेक का मतलब मेरा नाम हो गया, यानी अभिषेक का मतलब तिलक करना भी होता है, जल चढ़ाना भी होता है। किसी भी तरह से भगवान को अर्पण करेंगे तो उसे अभिषेक कहा जाता है। चलिए बोधगया में इन्होंने होमेज पेड किया है माँ बोधि टेम्पल को और साथ ही साथ बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल हेरिटेज को एम्फसाइज़ किया है शेयरिंग इंडिया और भूटान के बीच में। साथ ही साथ अयोध्या राम टेम्पल से यही सवाल आपसे परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेगा। ये पहले फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गए हैं जिन्होंने राम मंदिर को विजिट किया है। साथ ही साथ नई दिल्ली में इंडिया और भूटान के बीच में बायलैटरल कोऑपरेशन हुए हैं। कौन-कौन से एरिया में? तो हाइड्रो पावर, ट्रेड, कनेक्टिविटी, एजुकेशन और कल्चर में। अब अगर यहीं पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो एक और न्यूज़ जान लीजिए कि अडानी पावर ने ड्रक ग्रीन पावर यानी कि एक हाइड्रो पावर प्लांट भूटान में सेटअप करेगा 570 मेगावाट का। अब इससे भारत और जो भूटान है इसके जो टाइज़ हैं वो मजबूत हो जाएँगे, डिप्लोमेटिक टाइज़। तो इसको ये दर्शा भी रहा है। अब अगर आगे बात करें तो जो डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, तो सिविलाइजेशनल जो टाइज़ हैं वो भी मजबूत होंगे, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी बढ़ेगा, बायलैटरल कोऑपरेशन भी बढ़ेगा, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर इंडिया भूटान के रिलेशनशिप की बात करें तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भारत और भूटान के बीच में 1949 में हुआ था, जिसमें कुछ संशोधन किया गया 2007 में। अब आपको बात करें तो जो की एरिया ऑफ ऑपरेशन है, कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो हाइड्रो पावर, ट्रेड, कनेक्टिविटी, एजुकेशन, कल्चर और साथ ही साथ सिक्योरिटी और बॉर्डर कोऑपरेशन पे। आपको मालूम होना चाहिए कि भूटान के बॉर्डर की रक्षा भारत के ही सुरक्षा बल करते हैं। वहीं अगर बात करें, क्योंकि चाइना से हमेशा खतरा बना रहता है। अब आगे बात करते हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से संबंधित भूटान के बारे में। आइए भूटान के बारे में जान लीजिए, उससे पहले मैप को देख लीजिए। तो भूटान के ऊपर चाइना है और ये रीजन जो तिब्बत का है ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना कहलाता है। वहीं दोनों तरफ से इंडिया से ये घिरा हुआ है, कहीं से भी पानी का बॉर्डर नहीं है, इसीलिए ये एक लैंडलॉक कंट्री है। वहीं अगर हिमालयन रीजन की बात करें तो ये भी भूटान में पड़ता है। अब आइए देखते हैं जो लैंडलॉक कंट्री है, ये तो आपको मालूम चल गया। साथ ही साथ कार्बन नेगेटिव कंट्री के रूप में गिना जाता है। आपको बता दें भूटान, अब कार्बन नेगेटिव का मतलब होता है कि जितना वो एमिट करता है उससे ज़्यादा वो अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। वहीं अगर यहाँ की वर्ल्ड की हाईएस्ट अनक्लाइम्ड पीक की बात करें तो गंगखार न्यूसम उसका नाम है, याद कर लीजिएगा। वहीं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि प्रधानमंत्री के साथ-साथ एक किंग भी यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट होगा। अब अगर ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो सभी लोग अपने कंट्री में जीडीपी के हिसाब से अपने डेवलपमेंट को नापते हैं, लेकिन भूटान एकमात्र देश है जो ग्रोथ हैप्पीनेस इंडेक्स पर नापता है। वहीं यहाँ पर हेल्थ केयर और एजुकेशन फ्री है सभी सिटीजन्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर कोई ट्रैफिक लाइट का यूज़ नहीं किया जाता है। थिम्पू वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओनली कैपिटल है जहाँ पर कि किसी भी तरह का ट्रैफिक लाइट का यूज़ नहीं किया जाता है। पूरी तरह से टोबैको सेल और प्रोडक्शन दोनों बैन है। कहाँ पर? तो भूटान में। वहीं लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से इसे जाना जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स आपके परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, आर्चरी है, याद रखिएगा। वहीं अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो जोंका यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। वहीं अगर बात करें दूसरे अ, अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में तो करेंसी यानी कि भूटानीज नगल्ट्रम जो करेंसी है वो भूटान की करेंसी कहलाती है। वहीं अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो भूटान मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, साथ ही साथ साउथ एशियन
एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क, और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक का भी ये मेंबर है। अब आइए लेक्चर को ध्यान से सुने हैं तो इस क्वेश्चन को करिए। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर शेरिंग टोब्गे इंडिया के विजिट पर हैं, इनमें से संबंधित कौन सी बातें सही हैं? तो पहले फॉरेन हेड बन चुके हैं किसी गवर्नमेंट के जिन्होंने राम मंदिर को अयोध्या में विजिट किया, बिल्कुल सही है। कंसेक्रेशन सेरेमनी इन्होंने राजगीर में किया है, ये भी बिल्कुल सही है, अटेंड किया है वहाँ पर। उसी तरह विजिट के दौरान इन्होंने एम्फसाइज़ किया है एकेडमिक और कल्चरल लिंकेजेज नालंदा यूनिवर्सिटी में, ये बिल्कुल सही है। बोध गया में ये नहीं गए हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी गए हैं, इसलिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर अंगीकार 2025 का शुभारंभ किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। अब मनोहर लाल खट्टर ही क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर साहब मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैं। अब अगर पीएम आवास योजना की बात करें तो ये अर्बन और रूरल दोनों के लिए है। इसकी बात करें कि कब इसकी शुरुआत की गई थी तो 25 जून 2015 को शुरुआत किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब अगर बात करें अंगीकार 2025 का, तो प्रधानमंत्री जो शहरी योजना है, आवास योजना शहरी के लिए, तो वहाँ पर 1 करोड़ 20 लाख घरों को मंजूरी दिया गया था, जिसमें कि 94 लाख से ज़्यादा पक्का घर बन चुका है। लेकिन बाकी का जो घर है वो बनना बाकी है, तो उसमें जो तेज़ी लाया जा सके, ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके, इसके लिए अंगीकार 2025 का शुभारंभ किया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर जस्टिस चंद्रशेखर को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। अब अगर हाई कोर्ट से संबंधित कुछ आर्टिकल्स को देख लें तो सबसे पहले तो इस संविधान के पार्ट 4 में इसको जगह दिया गया है, साथ ही साथ 7वें शेड्यूल में इसको रखा गया है। अब अगर आर्टिकल की बात करें तो 214 से लेके 221 तक संबंधित है। अब अगर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को पढ़ लें तो 214 आर्टिकल कहता है कि हर एक ही स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन जस्ट 231 की बात करें आर्टिकल का, तो ये पार्लियामेंट को ये अलाउ करता है कि वो पार्लियामेंट में लॉ पास करके एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। वहीं 226 इम्पोर्टेंट है, ये हाई कोर्ट को पावर ग्रांट करता है कि वो रिट जारी कर सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है। 5 तरह के रिट होते हैं, जिसमें से मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेशोरी और बाकी के 2 आप नाम याद रख सकते हैं। अब अगर बात करें तो जो 216 है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट से डील करता है। साथ ही साथ अपॉइंटमेंट और कंडीशन ऑफ द ऑफिसेस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट जो है 217 से डील करता है। ये बात याद रखिएगा, इतना पॉइंट आपको इससे संबंधित याद रखना है। वहीं जमाइका के लेबर पार्टी के एंड्रयू होलनेस तीसरी बार अब पीएम बनने जा रहे हैं। जमाइका की बात करें तो एक कैरेबियन आइलैंड नेशन है, नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है, जिसकी कैपिटल किंगस्टन है और यहाँ की करेंसी है जमाइकन डॉलर। वहीं अगर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बात करें, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। आपको बता दें इन्होंने लॉन्च किया है बुक ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 किससे संबंधित है? तो पहलगाम से संबंधित है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर, याद रखिएगा। वहीं अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल ने बैन कर दिया है 26 सोशल मीडिया ऐप, जिसमें से कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को अब आप नेपाल में नहीं देख पाएंगे। अगर आप नेपाल घूमने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आप नहीं चला पाएंगे। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने रिवीजन सेशन की ओर, जहाँ पर हम रिवाइज करेंगे पुराने करंट अफेयर्स को। तो इम्पोर्टेंट सेशन में देखिए आपसे पूछा गया है कि कौन से व्यक्ति हैं जिनको कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपॉइंट किया गया है? तो बता दें उनका नाम है ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू जी का भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये इलेक्शन कमिश्नर है। यानी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, जिनको कि विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू के नाम से आप याद रख सकते हैं। अब अगर चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसका फॉर्मेशन किया गया था। वहीं 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। टेन्योर की बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तो 6 साल या फिर 65 साल होता है, जो पहले आ जाएगा। वहीं अगर सैलरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बजाय सैलरी दिया जाता है, पार्ट 15 में ये सिचुएटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वहीं आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। आपको इससे एक संबंधित केस याद रखना है, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023, जो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया था, जिसके बाद पार्लियामेंट में तुरंत इस बिल को भी पास कर दिया था। अगले करंट अफेयर के रिवीजन को देखें तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा कंट्री है जिसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आयोजित किया है? तो पाकिस्तान और यूएई, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो इंडिया वहाँ पर विनर रहा है, साथ ही साथ किसको हरा कर जीता है? तो न्यूजीलैंड को हरा कर जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो रचित रविंद्र हैं, वहीं सबसे ज़्यादा रन भी इन्होंने ही बनाए 263 रन। अगर सबसे ज़्यादा विकेट की बात करें तो मैट हेनरी 10 विकेट लिए हैं, ये भी न्यूजीलैंड के ही खिलाड़ी हैं। अब अगर आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका की फाउंडेशन 15 जून 1909 को हुआ है और हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। प्रेसिडेंट की बात करें तो जय साहब
जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। वहीं इसका फाउंडेशन 1928 में रखा गया था। प्रेसिडेंट है रॉजर बिन्नी और हेडक्वार्टर है मुंबई, याद रखिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर रिवीजन पर, जहाँ पर आपको बताना है कि 39वां नेशनल गेम जो 2027 में आयोजित होगा, कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये मेघालय में आयोजित किया जाएगा। 38वीं की बात करें तो ये उत्तराखंड में हुआ था। कब से कब हुआ था? तो 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक हुआ था। ओपनिंग सेरेमनी किसने इनॉग्रेट किया था? तो देहरादून में इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। वहीं क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो हल्द्वानी में ये किया गया था, और किसके द्वारा? अमित शाह, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है। मास्कॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मौली आपसे पूछा जाएगा। ग्रीन गेम्स इस वर्ष की थीम थी। वहीं टॉप परफॉर्मर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा सर्विसेज ने इसमें मेडल जीते, इसे टॉप स्थान मिला है महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर हरियाणा है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर रिवीजन पे। तो रिसेंटली नासा ने लॉन्च किया है लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो याद रखिएगा लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अब लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन क्या है? तो ये डिटेक्ट करेगा, साथ ही साथ मैपिंग करेगा वाटर का मून सरफेस पर, और कहाँ पर? तो शैडोड क्रेटर में। शैडोड क्रेटर का मतलब होता है जहाँ हमेशा छाया रहता है। वहीं बात करें तो इसमें दो की इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जिसका नाम है लूनर थर्मल मैपर, जो कि लूनर सरफेस टेम्परेचर को मेजर करेगा। वहीं हाई रिजोल्यूशन वोलाटाइल्स एंड मिनरल मून मैपर HBM3 का इस्तेमाल किया गया है, जो कि वाटर के प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा लाइट पैटर्न का यूज करके। जाहिर सी बात है इंसान तो उतरेगा नहीं, तो लेजर का ही यूज किया जाएगा। अब लॉकहीड मार्टिन के बारे में बता दे तो बेथेस्डा मैरीलैंड यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ है जेम्स टैक्सलेट, और प्रेसिडेंट भी जेम्स टैक्सलेट ही है। अगर नासा की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। वहीं अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन डीसी। फाउंडर की बात करें जो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्वाइट डी आइजनहावर। और एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो सीन डफी साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी करंट अफेयर रिवीजन की ओर। बोलता है कि तेज, जो कि इंडिया का पहला प्राइवेट सुपरसोनिक रैमजेट इंजन है, जो टेस्टेड किया है सक्सेसफुली एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। तो यानी कि आईआईटी मद्रास के द्वारा तेज को टेस्ट किया गया है। अब आप जान लीजिए कि सुपरसोनिक रैमजेट इंजन क्या होता है। उससे पहले आपको जानना पड़ेगा सुपरसोनिक क्या होता है। अगर माक नंबर की बात करें तो ये, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ साउंड से, तो इसको हम बोलते हैं माक नंबर। अब अगर स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो ये 343 मीटर पर सेकंड होता है ड्राई एयर में 20 डिग्री सेल्सियस पर। अब अगर एम की वैल्यू 1 है तो इसे हम सोनिक स्पीड कहते हैं, यानी स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होता है। वहीं अगर एम ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो सुपर सोनिक हो जाएगा। तो सुपर सोनिक अब आप समझ गए होंगे क्या होता है, यानी कि जो फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं उनकी स्पीड सुपर सोनिक स्पीड के बराबर होती है। वहीं अगर माक नंबर 1 से कम हो जाएगा तो सब सोनिक हो जाएगा, जो कि कमर्शियल एरोप्लेन का स्पीड होता है। वहीं अगर एम ग्रेटर देन बात करें 5 से, तो हाइपरसोनिक, जो कि अभी सारे के सारे प्लेन्स अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अमेरिका और चाइना और रशिया जैसे देश इसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। वहीं अगर रैमजेट इंजन की बात करें तो एक ऐसा प्रोपल्शन सिस्टम है, यानी कि एक ऐसा इंजन है जिसमें कि प्रोपल्शन सिस्टम को यूज़ किया जाता है, और वो इंजन सुपरसोनिक स्पीड तक चलाकर देखा जाता है। और बात कर दें कि रैमजेट इंजन में मैकेनिकल कंप्रेशर का यूज़ नहीं किया जाता है। तो जो भी हवा है, आने वाला जो इनकमिंग एयर है उसको कंप्रेस किया जाता है, और देखा जाता है कि सुपरसोनिक स्पीड तक ये सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता है। इसको हम रैमजेट इंजन्स बोलते हैं। और तेज को डेवलप करने वाली जो संस्था है वो है हाइप्रिक एविएशन। हाइप्रिक्स एविएशन को फाउंडेड किया गया था देव माल्या विश्वास और दिव्यांशु के द्वारा। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु हेडक्वार्टर है। तो देखिए ये थे 8 सितंबर 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। साथ ही साथ मैं आपको डेली कुछ ना कुछ पिछले 6 महीने साल भर के करंट अफेयर रिवाइज कराते रहता हूँ, ताकि आपको क्लास में ही हर चीज़ याद आ जाए। वहीं साथ ही साथ मैं आपको साइंस और टेक भी पढ़ाते चलता हूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ाते चलता हूँ, मैपिंग भी आपको कराते हुए चलता हूँ। हर तरह से मैं आपको प्रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ करंट अफेयर में, ताकि आपके जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हों उसमें आप पास कर सकें। तो सेशन को देखने की कोशिश कीजिए, उससे अपने कॉपी में नोट कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। मेरे साथ डेली पढ़िए, आप निश्चित रूप से अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पुट अप कर सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।